नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर में। तो एक हमारा नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है। तो इस बैच में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटली क्लास 12th की मैथ को। तो क्लास 12th की मैथ NCERT बेस रहेगी। यूपी में जैसा कि NCERT बुक ही लगाई गई है, तो हमारी टोटल स्टडी NCERT बेस रहेगी। उससे थोड़ा सा उसमें हम लोग कुछ बीच में RD शर्मा के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और उसकी भी सवालों को हम लोग देखने वाले हैं। RD शर्मा एक इंग्लिश बुक है और हम लोग इस सेशन में सारी की सारी बातें हिंदी में करने वाले हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक अच्छा अवसर है। देखिए, कोई भी कोचिंग अच्छी या बुरा नहीं पढ़ाता। यदि आपको बोर्ड में अच्छे स्कोर करने हैं, IIT JEE वगैरह की बात छोड़ दीजिए, अगर बोर्ड में अच्छा स्कोर लाना है तो उसके लिए कोई एक टीचर पकड़ लीजिए आप और उस टीचर से लगातार पढ़ते रहिए, तो आपका रिजल्ट जो है वो 100% अच्छा आएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है आप हमारे साथ ही जुड़िए, कोई भी एक कोचिंग जो आपको अच्छी लगे, जिसका पढ़ाया आपको समझ में आता हो। जरूरी नहीं है कि हर टीचर का पढ़ाया हुआ हर बच्चे के समझ में आए। तो सभी बच्चे अलग अलग टीचर से पढ़ना अच्छा लगता है उन्हें, अलग अलग तरीके से। तो आप लोग किसी एक टीचर को ऑनलाइन ज़रूर से ज़रूर पकड़िए। देखिए, ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में आदमी फ्री होता है, उसको कोई टेंशन नहीं है। वो अगर उसका कोर्स पीछे हो रहा है तो वीडियो थोड़ी सी लंबी करके, या बाद में जब आप झेलने लायक हो जाते हैं तो वीडियो को थोड़ा लंबा करके हम लोग टाइम को मैनेज कर लेते हैं। तो ऑनलाइन कोचिंग का ये भी सबसे अच्छा फ़ायदा होता है। और आप अगर किसी ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो वहाँ पे जो आने जाने का जो आपका टाइम है वो भी बचता है, और यहाँ पे घर पे आराम से आप पढ़ सकते हैं, छुट्टियों में पढ़ सकते हैं। कुछ भी अगर आपका कोर्स पीछे हो रहा है, छुट्टियों में भी पढ़ लीजिए। तो यही बात है कुल मिलाकर ऑनलाइन, इसीलिए लोग आजकल ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले क्लास 12th की मैथ को। तो NCERT जो है क्लास 12th की, उसकी मैथ में जो फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है फलन, रिलेशन एंड फंक्शन है। तो रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें सेट का ज्ञान होना चाहिए। जो 11th का पहला चैप्टर है सेट थ्योरी, यानी कि समुच्चय। तो समुच्चय का ज्ञान हमें होना बहुत ही जरूरी है अगर हमें पढ़ना है फंक्शन एंड रिलेशन। खास करके रिलेशन फंक्शन को भी पढ़ने के लिए सेट का ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो अब सेट को पढ़ने के लिए उसमें भी कुछ बीच बीच में सिंबल्स आते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स हो गया तो उसको n से डिनोट कर दिया जाता है। तो n से डिनोट हुए नेचुरल नंबर के पूरे ग्रुप को, तो इसी प्रकार से बहुत सारे ग्रुप हैं मैथ में, संख्याओं के बहुत सारे ग्रुप हैं जिनको पढ़ने के लिए हमें क्लास 9th का एक चैप्टर है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी तो आप लोगों को उन संख्याओं के ग्रुप, जिन्हें हम एक स्पेशल कैटेगरी जिसे हम नाम देते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो गया और अपना पूर्ण संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, तो इस प्रकार करके, या धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, तो इस तरह से करके संख्याओं की कुछ कैटेगरी को बांटा जाता है। तो सबसे पहले रिलेशन को पढ़ने के लिए हमें समुच्चय की जरूरत हुई और समुच्चय को पढ़ने के लिए हमें संख्या पद्धति की। तो अब आप इतने होशियार तो हो ही चुके हैं, 11th में आ चुके हैं या 12th में आ चुके हैं आप, तो इतने होशियार तो हो ही चुके हैं कि इनके बिना हम रिलेशन नहीं समझ सकते। जाहिर सी बात है, अगर हमें रिलेशन समझना है तो उसके पहले सेट को पढ़ना होगा और सेट के पहले हमें संख्या पद्धति को थोड़ा बहुत ही, अब 9th के लेवल की पूरा हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करेंगे, किंतु जो उसके थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट हैं, उसको तो हम लोग पढ़ ही सकते हैं। तो आज की वीडियो में एक छोटा वीडियो ही रखते हैं। आज फर्स्ट डे है तो ये रिकॉर्डिंग पहले हो रही है। ये वीडियो लगभग आपको 2 जनवरी से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो 2 जनवरी से हम लोग कंटिन्यू आपको एक एक वीडियो दिया करेंगे, और अपना सैटरडे और संडे वीडियो नहीं अपलोड हो पाएगी। तो मतलब सप्ताह में 5 वीडियो आपको डेली मिलेगी। और एक इसी प्रेरणा स्टडी नाम से एक यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल बना दिया जाएगा।
तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता है नहीं। बाकी अगर आप बना लेते हैं तो और अच्छी बात है। तो अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो जितना यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा वो सारी का सारा कंटेंट, हैंड रिटन कंटेंट आपको उस टेलीग्राम पे पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप चाहे तो उसको डाउनलोड करके एक एक्स्ट्रा नोट बनाने से बच सकते हैं, क्योंकि आप विद्यालय तो जाते होंगे, वहाँ पे एक नोट्स बनवाई जाती है, एक ऑफलाइन कोचिंग आप करते होंगे वहाँ भी एक नोट्स बनाई जाती है। तो इस तरह से आपके ऊपर 2 नोट्स बनाने का लोड जो है वो ऑलरेडी है। तो हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर एक तीसरे नोट्स बनाने का भी लोड हो। तो हमें एस्टिमेट बनाना ही पड़ता है पहले कि क्या पढ़ाना है। अब ऐसा तो है नहीं रटा रटाया हो उसी को पढ़ा दो। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ढूंढ कर आप लोगों के लिए हम लोग यहाँ पे लाएंगे। तो उसका हमें एक एस्टिमेट बनाना पड़ता है। तो उस एस्टिमेट को ही जितना हम लोग पढ़ाते हैं उसी को हम लोग एस्टिमेट बनाकर ही पढ़ाते हैं। तो वो एस्टिमेट ही आपका एक क्लास नोट्स का काम करता है। तो उसको हम लोग टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं और आप लोग उसको आसानी से डाउनलोड करके अपने नोट्स के रूप में चाहे तो आप अपने ही मोबाइल पे सेव रखिए या फिर आप उसको पीडीएफ निकलवा कर रख लीजिए। वो आपको फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो फिर आइए पहले रिलेशन को समझने के लिए समुच्चय और समुच्चय को समझने के लिए जो जरूरत पड़ने वाली है संख्या पद्धति की, तो पहले हम लोग संख्याओं को जान लेते हैं। तो यहाँ पे 1-2 टर्म आने वाले हैं। तो एक टर्म होता है संख्या और एक टर्म होता है अंक। तो देखिए संख्या और अंक दोनों में कुछ डिफरेंस बातें हैं। तो संख्या क्या होता है, पहले अंक देख लीजिए। तो अंक क्या होता है, जैसे 1, 2, 3 और यहाँ पे 0 को भी कंसिडर मतलब इसमें इंक्लूड करते हैं, 4 और इस तरह से हम लोग लिखते लिखते 9 तक लिख दें तो इतने ही हमारे अंक होते हैं। अगर समुच्चय में देखा जाए तो इसको मझले ब्रैकेट में बंद करके तो इतने टाइप के हमारे अंक मैथ में यूज होते हैं। अब इन्हीं अंकों को मिलाकर, इन अंकों को ही मिलाकर हम लोग संख्याओं का निर्माण करते हैं। जैसे आपका एक मोबाइल नंबर होगा तो वो मोबाइल नंबर कहलाता है, ना कि अंक कहलाता है। वो 10 अंकों का, अंक जिसे इंग्लिश में डिजिट भी बोला जाता है, तो वो 10 अंकों का एक मोबाइल नंबर है, यानी कि एक संख्या है। तो यहाँ पे इन डिजिट का ही यूज करके 10 डिजिट की हमारी एक मोबाइल नंबर बनाया जाता है। तो यहाँ पे संख्या कोई भी लिख लीजिए, नंबर यानी कि जैसे आपका मोबाइल नंबर बनता है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर की ही तरह संख्या आप कुछ भी सोच सकते हैं। जैसे अभी 2023 चल रहा है तो आप लोग इसको 2023 यानी कि हम लोग 2022 में ही ये वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन ये आपको वीडियो मिलने वाली है 2023 में। तो ये 23 लगभग, मतलब कि एक 2000 जो 23 है वो एक प्रकार की नंबर है। कोई भी मोबाइल नंबर ले लीजिए, मान के चलिए कोई भी इस प्रकार से मोबाइल नंबर ले लिया जाए तो ये भी एक संख्या है। तो संख्याएं बेसिकली होती क्या है, तो संख्याएं डिजिट का यूज करके एक या एक से अधिक। तो देखिए इसमें पॉइंट को पकड़िएगा, एक या एक से अधिक यानी कि एक नंबर भी, एक डिजिट भी एक प्रकार का नंबर। एक या एक से अधिक डिजिट को यूज करके हम लोग नंबर्स को बनाते हैं। तो एक डिजिट जो है वो भी अपने आप में एक नंबर है, यानी कि ये सारे जितने अंक लिखे हुए हैं ये सब भी अपने आप में एक नंबर हैं। तो इनको हम लोग नोट पॉइंट में एक लिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ नोट में ऐसे लिखा जाता है कि सभी अंक एक संख्या है, सभी अंक एक संख्या है, किंतु सभी संख्या एक अंक नहीं है। तो ये होता है अपना नोट पॉइंट, यानी कि जितने भी डिजिट हैं वो एक प्रकार के नंबर्स हैं, यानी कि जितने भी डिजिट हैं वो एक प्रकार के डिजिट तो हैं ही, डिजिट तो हैं ही, अंक तो हैं ही, किंतु साथ में वो एक प्रकार के नंबर्स भी हैं।
तो सभी जो डिजिट हैं वो एक नंबर है, किंतु बहुत सारे मतलब केवल 10 ही ऐसे नंबर्स हैं जो अंक हैं। शेष जितने इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, इन्हीं को मिला मिला के हमें बनाना है। तो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, लेकिन उनमें से केवल 10 ही ऐसे हैं जो डिजिट हो सकते हैं, बाकी डिजिट नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि सभी अंक एक संख्या हैं। ये सभी जितने अंक हैं ये तो एक संख्या है ही, किंतु सभी संख्याएं एक अंक नहीं है। तो ये संख्याएं, इसमें एक अंक नहीं, इसमें 4 अंक हैं, इसमें मोबाइल नंबर जो होता है उसमें 10 अंक होते हैं। तो इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब बात बढ़ाते हैं धीरे धीरे। तो अब जो हमारे पास संख्याएं हैं, डिजिट को छोड़ दीजिए, अब जो हमारे पास संख्याएं हैं उनकी हम कैटेगरी बनाते हैं, यानी कि उनको हम लोग जो एक स्पेशल गुण रखते हैं उसकी कैटेगरी बना देते हैं। तो आइए फिर अब उस पर चर्चा की। तो अब इतनी चर्चा होने के बाद अब हम लोग इस नंबर्स की स्पेशल कैटेगरी पे बात करते हैं। तो देखिए स्पेशल कैटेगरी, अगर सारी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं यूनिवर्स में हैं, हों या वास्तविक हो या काल्पनिक हो, यानी कि जिनके होने की संभावना है, जो कुछ वास्तव में पाई जाती हैं, कुछ साइंटिस्ट द्वारा या गणितज्ञ द्वारा कुछ कल्पनाएं की जाती हैं, कल्पनाएं आप भी कर सकते हैं, तो कुछ कल्पनाएं की जाती हैं, तो उनकी भी एक कैटेगरी होती है। तो आप लोग उसको चाहे तो केवल ऐसे ही लिख दीजिए कि हम लोग नंबर लिखते हैं, जिसे हिंदी में संख्या कहा जाता है। तो इन संख्याओं की जो टोटल संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं मौजूद हैं या कल्पना की जा सकती हैं, तो उन सभी को मिलाकर हम लोग एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं सम्मिश्र संख्या। तो इस सम्मिश्र संख्या के बारे में हम लोग 11th में डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होती है सम्मिश्र संख्याएं, इसमें कौन से रूल लगते हैं, कैसे होते हैं। तो इन सब का एक अलग ही चैप्टर है जो क्लास 11th का चैप्टर है। तो जब क्लास 11th लगभग अपना बोर्ड के एग्जाम के बाद, जैसे ही यूपी बोर्ड का एग्जाम समाप्त होता है उसके बाद 11th की क्लासेस चलना स्टार्ट हो जाएंगी। जो आपके छोटे भाई बंधु हैं जो इस बार 10th बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए अच्छा होगा। जैसे ही बोर्ड का एग्जाम दे के फ्री हों, इतना तो अंदाजा लग ही जाता है कि हम पास हो पाएंगे या नहीं। तो अगर वो पास हो जाते हैं, ज़्यादातर लोग तो पास ही होते हैं, तो अगर पास होने की उम्मीद है तो आप लोग जुट जाइए। फिर मार्च मतलब बोर्ड एग्जाम के 10 दिन अपना छुट्टी बिताइए, उसके बाद फिर 11th को हल्के में मत लीजिए। मैथ देखिए, चाहे मैथ 11th की हो या 12th की मैथ ही बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, 11th की नहीं पूछी जाती। लेकिन अब आप देख रहे हैं 11th का अगर समुच्चय नहीं पढ़ा तो 12th का रिलेशन एंड फंक्शन समझ में नहीं आएगा। 11th में भी रिलेशन एंड फंक्शन एक चैप्टर है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है। तो अब सोचिए अगर 12th का हमें रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है तो 11th के ये तीनों चैप्टर हमें आने चाहिए। तो इनडायरेक्ट रूप से हमें 11th 12th दोनों को अच्छे से पढ़ना है, 11th को हल्के में नहीं निकालना है। और इसी प्रकार से अगर हमें कंटिन्यूटी पढ़नी है तो लिमिट पढ़ना होगा, और लिमिट 11th में है और उसको 12th में डाल दिया गया है। तो इस प्रकार से चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो 11th को भी आप लोग हल्के में नहीं लीजिए। तो आइए देखते हैं फिर अब सम्मिश्र संख्याएं। तो सम्मिश्र संख्याएं, इसमें सम्मिश्र मतलब मिश्रण होता है दो तरह की संख्याओं का। एक रियल संख्या है जो वास्तविक संख्या है, और एक काल्पनिक संख्या है जिन्हें कल्पना मात्र की जाती है, जिनसे कुछ डिनोट नहीं किया जा सकता लेकिन कल्पनाएं की जा सकती हैं कि ऐसा भी हो सकता है, तो उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहा जाता है। जैसे तो इसके दो पार्ट किए जाते हैं, तो आइए दो पार्ट कर देते हैं हम लोग। तो इसके दो पार्ट किए, एक हो गया वास्तविक संख्या और दूसरा हो गया काल्पनिक संख्या।
तो अब वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं जो वास्तव में एग्जिस्ट करती हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रिक्शन, कुछ भी आ सकता है इसमें। शून्य आ सकता है, पॉजिटिव संख्या आ सकती है, नेगेटिव संख्याएं आ सकती हैं, और फ्रिक्शन यानी कि पॉइंट में भी आ सकती हैं ये अपनी वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं आप कुछ भी लिख दीजिए, तो जैसे 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3.4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से पाई को लिख सकते हैं, पाई भी एक रियल वैल्यू रखता है, तो ये जो पाई की वैल्यू है वो भी एक रियल वैल्यू है। और काल्पनिक संख्याओं में जैसे अंडर रूट में कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए, काल्पनिक संख्याओं की एक कैटेगरी होती है, तो ये -1। तो इस तरह से जो क्वांटिटी आ जाती है इसको हम लोग आयोटा, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से दर्शाते हैं, जिसे इंग्लिश में आयोटा बोला जाता है। तो इस आई से दर्शाया जाता है। इसी प्रकार से अगर मान के चलिए √2 आ गया, तो इसको 4 आ गया, तो यहाँ पे अगर √4 आ गया तो इसको 2 इंटू आयोटा, क्योंकि इस 4 को अगर सॉल्व करना है तो ऐसे आप करेंगे कि इसको √4 इंटू √-1, और ये आयोटा है और ये 2 है, तो यहाँ से ये 2 आयोटा आ जाता है। तो ये तो अपना अलग चीज मेथड है। तो ये सब चीजें 11th में पढ़नी है। तो अभी इसको हम हटा रहे हैं क्योंकि अपने पास जगह की कमी है और सब कुछ हमें साथ में पढ़ना है। तो अब इन वास्तविक संख्याओं की कैटेगरी को 2 भागों में और बांट दिया जाता है। तो ये वास्तविक संख्याएं, एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। तो वैसे तो परिमेय और अपरिमेय 9th में पूरा का पूरा एक चैप्टर ही यूज होता है इसी कॉन्सेप्ट पे कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो अब उतना टाइम है भी नहीं और उतना ज़रूरत तो हो शायद, लेकिन इसके बारे में डिटेल में इस चैप्टर में कोई आवश्यकता है नहीं कि परिमेय क्या होती है और अपरिमेय क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जाने। तो वास्तविक संख्याओं के 2 टुकड़े होते हैं, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। थोड़ी सी झलक देख ली जाए, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे की पार्टी 0 हो गई तो ये इनडिफिनिट फॉर्म बना देते हैं, अपरिभाषित मान बना देते हैं। तो इसलिए नीचे की पार्टी कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। और अपरिमेय संख्याएं, सिंपली आप कह सकते हैं कि जो संख्याएं वास्तविक हों और परिमेय ना हो तो वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनको पहचानने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे इसमें डेसिमल जो है दशमलव के बाद अंक रिपीट ना हो और खत्म भी ना हो, यानी कि दशमलव के बाद संख्याएं आती जा रही हैं, वो कभी खत्म नहीं हो रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जैसे कोई अंडर रूट में कोई प्राइम नंबर आ गया, अभाज्य संख्या आ गई, तो वहां पर भी यही मतलब कि अपरिमेय संख्या हो जाती हैं। तो ये रूल होता है इनका परिमेय और अपरिमेय का। तो अब हम लोग टोटली बात करने वाले हैं परिमेय संख्याओं पे, काल्पनिक संख्याओं पे इससे ज्यादा बात हो नहीं सकती। अपरिमेय संख्याओं पे भी लगभग बातें हो ही चुकी हैं, बस लिखा नहीं गया है। तो अपरिमेय संख्या, इसमें एक चीज आप लोग नोटिस जरूर कर लीजिएगा कि जब भी कभी अंडर रूट में कोई अभाज्य संख्या आ जाए, जब भी अंडर रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या आ जाए तो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। कभी कभी लोग या पेपरों में ऐसा, एग्जाम में ऐसा देखने को मिल सकता है कि पूछ लिया जाए किसी एग्जाम में कि √2 कोई परिमेय, मतलब √2 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो √2 एक प्रकार की प्राइम नंबर है, इस पे अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं हम लोग। और तो जब अंडर रूट के अंदर वो प्राइम नंबर आ जाए, अभाज्य संख्या आ जाए, तो वो अपरिमेय संख्या होती है। तो इतना बात उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो अब हमारी टोटल बात किस पे होने वाली है? तो अब हमारी टोटल बात होने वाली है परिमेय संख्याओं पे। तो आइए अब डिटेल में परिमेय संख्या को देखते हैं। तो इतनी बातचीत होने के बाद अब हमें बात करनी थी परिमेय संख्याओं पे। तो परिमेय संख्याओं पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे परिमेय
संख्या। अपरिमेय पे जो थोड़ी बहुत बात होनी थी वो हो गई है। तो अब परिमेय को भी हम लोग दो हिस्सों में बांट देते हैं। तो वो दो हिस्से कौन कौन से हो जाते हैं अपने? तो वो दो हिस्से हो जाते हैं, एक तो पूर्णांक जिसे हम लोग z से डिनोट कर सकते हैं या तो i से, यानी कि इंटीजर। तो एक होता है पूर्णांक अपना और एक हो जाता है दशमलव। तो कोई भी नंबर जो पूर्ण हो, जैसे 1 2 3 -1, तो दूसरा होता है, एक होता है पूर्णांक और एक होता है दशमलव। पूर्णांक को z या i से डिनोट करते हैं, दशमलव को पॉइंट से डिनोट करते हैं। तो इसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसको हम लोग डिनोट करने के लिए पॉइंट का यूज करते हैं। अब पूर्णांक कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, इसमें निगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यू आती हैं, जीरो भी आ जाता है। और दशमलव में पूरी की पूरी वैल्यू नहीं आती, जैसे 1.5 1.1 ऐसा करके पॉइंटों में वैल्यू जो आए वो दशमलव में कहलाती है। तो अब पूर्णांक जो है ये कुछ कैटेगरी अलग अलग बांटता है। तो पूर्णांक को थोड़ी देर साइड में रख के पहले दशमलव को समझ लेते हैं। तो दशमलव को भी हम लोग कुछ और कैटेगरी में बांटते हैं। तो इसकी भी दो कैटेगरियां और हो जाती हैं। तो एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। एक हो गया शांत दशमलव, एक हो गया अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव क्या होता है? जैसे आप लिख सकते हैं 1/2। तो 1/2 को हम लोग डिवाइड जब करते हैं, तो अब आप इतने छोटे तो रह नहीं गए, एक डिवाइड करके देखिए आ जाए, तो इसका वैल्यू जो आता है 0.5 आता है। इसके आगे कोई वैल्यू नहीं आती। अगर आप लगाना चाहें तो 0 लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी अशून्य अंक नहीं आता। और सार्थक अंकों में भी ऐसा होता है कि वो काउंट नहीं होते हैं। और अशांत दशमलव में जैसे अगर हम 1/3 को ले लें, तो ये देखिए कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। पहले तो 0 बार जाएगा क्योंकि वैल्यू छोटी है इससे, तो ये 0 बार जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, ऊपर की वैल्यू 10 मान ली जाएगी। तो यहाँ से जब भाग करेंगे तो 3 आएगा। फिर इस दशमलव की वजह से एक आएगा, तो ऐसे 3 3 3 आता चला जाएगा। तो ये हो गई एक कैटेगरी 1/3 की 0.33। इसी को हम लोग एक और सिंबल से यूज करते हैं। तो 0.3 पे बार, 0.3 पे ये एक ऐसा चिन्ह लगा देते हैं जिसे बार कहा जाता है। तो ये हो जाता है अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव की भी दो कैटेगरियां हो जाती हैं। तो यहाँ से अशांत दशमलव की दो कैटेगरियां, एक आवर्ती अशांत और एक अनावर्ती। तो एक आवर्ती हो और अशांत हो, और एक अनावर्ती हो और अशांत हो। एक आवर्ती अशांत और एक अनावर्ती अशांत। तो अब इन पे बात की जाए, आवर्ती अशांत क्या होता है, अनावर्ती। तो देखिए एक ही वैल्यू बार बार आ रही है, तो ये एक आवर्ती, यानी कि मतलब एक ही चीज की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो ये आवर्ती अशांत कहलाता है। तो इसमें उदाहरण के लिए यही लिख लीजिए, तो 0.333 ये करके एक आवर्ती शांत है। और पाई की वैल्यू, जो पाई की वैल्यू होती है, हम लोग कितने लिखते हैं, 3.14। ये पाई की लगभग वैल्यू होती है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती है। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो होती है लगभग, मतलब वो कभी समाप्त नहीं होती और ना ही रिपीट होती है। तो कितनी होती है, 1.49 ऐसे कुछ करके होती है, अभी याद नहीं आ रहा है। तो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो ऐसे ऐसे करके बढ़ती जाती है, यानी कि रिपीट ना हो। या आप पाई को छोड़िए, कोई वैल्यू भी ऐसे ही ले लीजिए। तो जैसे 1.234321, तो ऐसा करके बढ़ती जाए। तो इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण होता है कि ऐसे बनाया जाए। तो 0.1, फिर उसके बाद 10 लिख दीजिए, फिर 100 लिखिए, फिर 1000 लिखिए। तो इस प्रकार की वैल्यू जब बनती है, 0 पॉइंट यहाँ पे है, तो इस प्रकार की वैल्यू एक अच्छा उदाहरण होती है अनावर्ती अशांत। अगर पूछे
कहीं भी पूछ ले कि अनावर्ती अशांत का कोई उदाहरण दीजिए, तो यही सबसे अच्छा उदाहरण होता है। हम ऐसे बनाते चले जाएं, पहले 0.1 लिखा, फिर 1 लिख के एक जीरो लगाया, फिर 1 लिख के डबल जीरो, फिर 1 लिख के ट्रिपल जीरो, 1 लिख के 4 जीरो, ये कभी ना समाप्त होगा, ये ऐसे ही चला जाएगा। तो ये कैटेगरी हो जाती है अनावर्ती अशांत दशमलव की। तो दशमलव की दो कैटेगरी पहले थी, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, जिन पे ये शांत दशमलव का उदाहरण, ये अशांत दशमलव। अशांत दशमलव की दो कैटेगरी हमने बांटी, एक आवर्ती अशांत, एक अनावर्ती अशांत। तो इतनी बात उम्मीद करते हैं दशमलव की आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं पूर्णांकों पे। तो देखिए, पूर्णांकों को हम लोग एक नंबर लाइन खींचते हैं। तो एक नंबर लाइन हम लोग कुछ इस प्रकार से खींच देते हैं। तो एक नंबर लाइन कुछ इस तरह से खींची जाए, तो ये हो गई अपनी नंबर लाइन। थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसको यहाँ तक। तो अब इसमें पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो पॉइंट कुछ यहाँ पे 0 होगा, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू आती है पूरी इनफाइनाइट तक जाती है ये, और इस तरफ नेगेटिव वैल्यू आती है माइनस इनफाइनाइट तक। हालांकि इनफाइनाइट जो होता है उसका कोई चिन्ह नहीं होता, किंतु इसको थोड़ा डिनोट करने के लिए कि इस तरफ नेगेटिव साइन लिए जाएंगे, इसलिए हम लोग इस तरफ माइनस इनफाइनाइट लिख देते हैं और इस तरफ से प्लस इनफाइनाइट, जबकि इनफाइनाइट एक अपरिभाषित मान है, इसका कोई चिन्ह नहीं होता। तो यहाँ से हम लोग इंटीजर, चूंकि पूर्णांकों पे बात करने वाले हैं, तो पूर्णांक जैसे 1 2 3 इस तरह से होंगे, तो हम लोग इस पे इंटीजर को बिछाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ इस प्रकार से। तो इनको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये प्लस इनफाइनाइट थोड़ा इस तरफ लिख देते हैं। तो यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट तक ये जा रही वैल्यू, इस तरफ भी मार्किंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ 9 तक ही आ रहा है, तो ये माइनस के साथ आएंगे 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। तो कुछ इस तरह से ये नंबर लाइन एक बनकर रेडी हो जाती है। तो अब इस नंबर लाइन में ही हमें पूर्णांकों के कुछ कैटेगरी को फाइंड आउट करना है। तो जैसे देखिए, यहां से ये जो कैटेगरी है पूरी, तो इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक। तो ये इतनी जो वैल्यू इस तरफ पूरी इनफाइनाइट तक 1 से स्टार्ट करें और उस तरफ जाएं, तो इसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। या इसी को हम लोग, इसी कैटेगरी को हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। तो या प्राकृतिक संख्या, तो ये हो गई अपनी प्राकृतिक संख्या। और इस तरफ की जितनी भी वैल्यू आ रही हैं, इनको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो बच गया बीच में 0, इसको हम लोग नाम देते हैं शून्य पूर्णांक। तो ये हो गया शून्य पूर्णांक, ये हो गया धनात्मक पूर्णांक, ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक को आप चाहे Z+ से डिनोट कीजिए या I+ से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी प्रकार से ऋणात्मक पूर्णांक को Z- से या I- से भी डिनोट किया जा सकता है। शून्य पूर्णांक को तो शून्य ही दिखाना है, इसको चाहे तो ऐसे करली ब्रैकेट में शून्य दिखा सकते हैं, ऐसा शून्य पूर्णांक होता है। इसको डिनोट करने की कोई खास विशेष विधि नहीं है। अब इसमें यदि हम यहां से 0 से काउंट करना शुरू करें, तो देखिए ध्यान दीजिए, यहां से अगर 0 को भी हम इसी में शामिल कर लें और इस तरफ की पूरी वैल्यू को निकाल कर लाएं, तो ये अपना कहलाता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर कहा जाता है और W से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसी W को कहा जाता है अऋणात्मक पूर्णांक,
यानी कि ऐसे पूर्णांक जिनमें ऋणात्मक की कैटेगरी ना हो। तो ऋणात्मक की कैटेगरी में ये नहीं आते, तो ये जितने हैं ये तो ऋणात्मक की कैटेगरी में आते हैं, किंतु जीरो ऋणात्मक की कैटेगरी में नहीं आता। और हम लोग बात किस पे कर रहे हैं, अऋणात्मक। जो ऋणात्मक नहीं है तो जीरो भी उनकी कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि ये भी ऋणात्मक नहीं है। हालांकि धनात्मक भी नहीं, लेकिन ऋणात्मक तो नहीं है। बस कैटेगरी में इतना ही कह रहा था कि हमें उन चीजों को हटा देना है जो ऋणात्मक हैं, बाकी चीजों को लाना है। तो कैटेगरी क्या कह रही थी, अऋणात्मक। तो ये इतनी ही कैटेगरी, इन्हीं पूर्ण संख्याओं को हम लोग एक और नाम दे देते हैं, अऋणात्मक। अऋणात्मक पूर्णांक। तो ये पूर्ण संख्याएं कह लीजिए या अऋणात्मक पूर्णांक। और इसी तरह से इस तरफ भी यदि हम जीरो को काउंट करते हुए ये जो माइनस की पूरी वैल्यूज हैं इनको ले लिया जाए तो ये अपने कहलाते हैं अधनात्मक। जो धनात्मक नहीं है, तो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, किंतु अगर जब अधनात्मक बात आ जाती है, जब अधनात्मक बात आ जाती है तो वहां पे जीरो भी धनात्मक तो नहीं है, ना तो ऋणात्मक है लेकिन धनात्मक भी नहीं है, तो इसलिए जीरो इस कैटेगरी में भी रहेगा। तो यहां से क्या आ जाता है, अधनात्मक। अधनात्मक पूर्णांक। तो ये कैटेगरी हो जाती है संख्याओं की। तो उम्मीद करते हैं ये पूर्णांक की जितनी कैटेगरी है, 1 2 3 4 5 करके ऐसे हैं, और ये दशमलव की कैटेगरी तो आपको समझ में आ ही गई होगी। तो अब उम्मीद करते हैं ये सभी आपको समझ में आ गई होगी। जो नंबर्स के ग्रुप थे उन्हें हम किस नाम से डिनोट करते हैं, यही मेन कॉन्सेप्ट इतना ही था। इतना ही हम लोगों को इस चैप्टर जो कल से स्टार्ट होगा, समुच्चय चैप्टर हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे समुच्चय चैप्टर को पढ़ना, तो उसमें इतनी ही बातें ज्यादातर यूज होने वाली है। तो आइए इसको थोड़ा सा सजा कर लिख लिया जाए। तो अब तक परिमेय संख्याओं की कुछ स्पेशल कैटेगरी जो नंबर लाइंस पे हम लोगों ने रिप्रेजेंट करके दिखा दी है आपको, तो उन्हीं में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट आया था हमारा वो क्या थी, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ये n से डिनोट की जाती हैं। अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाती हैं। इसको मझले ब्रैकेट में हम बंद कर देते हैं, तो ये एक समुच्चय बन जाता है। समुच्चय में ये एक इसका रोस्टर फॉर्म होता है। रोस्टर विधि द्वारा जब समुच्चय का निर्माण किया जाता है तो उसमें ऐसा ही होता है, अवयवों के बीच में कॉमा का यूज किया जाता है और फिर पूरे अवयवों को एक मझले ब्रैकेट करली ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। तो ये हो जाती है अपनी प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं को याद रखने का एक तरीका है कि प्रकृति ने हमें जो भी दिया, प्रकृति से हमें जो भी प्राप्त होता है वो हमेशा पूरा पूरा प्राप्त होता है, पॉइंटों में नहीं प्राप्त होता है। और पॉजिटिव प्राप्त होता है, निगेटिव भी नहीं प्राप्त होता। तो जैसे आम होगा तो -1 आम तो प्राप्त होगा नहीं, तो 1 आम प्राप्त होगा। तो इस वजह से ये गिनती 1 से शुरू होती है और 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक जाती है। और दूसरा अपना क्या था, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को हम लोग W से डिनोट करते थे, होल नंबर। इसमें अगर 0 को ऐड कर दिया जाए प्राकृतिक संख्याओं में तो एक कैटेगरी जो बनकर आती है वो क्या आती है, ये हो जाती है पूर्ण संख्या। तो अब देखिए यहां से फिर से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। वो कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आता है कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं वो आप देख लीजिए, पूर्ण संख्याओं की कैटेगरी में सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं आ रही हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। ये 0 जो एक एक्स्ट्रा जुड़ गया है ये एक प्राकृतिक संख्या ना होकर इस बात का खंडन कर रहा है कि सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक हैं। तो यहां पे आप लोग चाहें तो नोट में लिखना तो लिख सकते हैं। तो नोट में लिखना चाहें तो सभी प्राकृतिक
संख्याएं एक पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या हैं, और इसका उल्टा वाला पार्ट आप लोग लिख लीजिए खुद से ही कि सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इतनी सी बात हो जाती है। अब इसकी एक और कैटेगरी देखते हैं। तो इसकी जो तीसरी कैटेगरी है उससे तो देखिए पूर्णांक से तो मिल ही चुके हैं। तो ये पूर्णांक क्या होते हैं, तो पूर्णांक को हम लोग z से डिनोट करते हैं या i से डिनोट करते हैं। तो इसमें माइनस इनफाइनाइट से लेकर हम आते जाएं तो -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करते हुए इनफाइनाइट तक जाएं। सॉरी, ये 8 मत समझिएगा इसको, इनफाइनाइट अनंत। तो यहाँ से इसको भी अच्छे से लिख देते हैं। तो अगर हम लोग माइनस इनफाइनाइट से शुरू करें और यहाँ तक जितनी भी नंबर लाइन की संख्या हैं सभी को ले लिया जाए जो पूर्ण संख्या हैं, तो ये सब की सब पूर्णांक कहलाते हैं। इसे z या i से डिनोट किया जाता है। अब उसके बाद आ जाता था अपना धनात्मक पूर्णांक। तो एक चौथी कैटेगरी, तो ये है धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते थे, तो इन्हीं पूर्णांकों में जो हमारी धनात्मक वैल्यू थी वही हमारी धनात्मक पूर्णांक कहलाती थी। तो ये क्या आती थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से होते हुए ये इनफाइनाइट तक जाती थी। इन्हीं को हम लोग नाम देते थे ऊपर प्राकृतिक संख्या। वही चीजें हैं, 1, 2, 3 इसमें भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा था। तो ये हो जाती है अपनी प्राकृतिक संख्या। एक पांचवी कंडीशन होती है, तो ये होती है ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक की कैटेगरी में क्या आते हैं, तो -1, -2, -3 इस तरह से होते हुए इनफाइनाइट तक जब बात की जाए माइनस इनफाइनाइट तक, तो ये हो जाते हैं ऋणात्मक। और एक इसकी पांचवी कैटेगरी आप लोग यहां पे लिख लीजिए, शून्य पूर्णांक। तो शून्य पूर्णांक, तो शून्य पूर्णांक में केवल यही आता है, शून्य अकेले ही आता है, तो ये हो जाता है शून्य पूर्णांक। अब इसके जो एक अधनात्मक पूर्णांक है और एक अऋणात्मक पूर्णांक है, उनके कोई चिन्ह तो होते नहीं है, तो इसलिए उनको लिखने की कोई बहुत ज्यादा रिक्वायर है नहीं। इसके पहले तो उनके बारे में बता ही दिया गया है। तो अब यहां से n से मतलब डिनोट किया जाता है प्राकृतिक संख्याओं को, w से होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं को, और z या i से पूर्णांकों को, इंटीजर को डिनोट किया जाता है। धनात्मक पूर्णांक को हम लोग z पे ऐसे ऊपर प्लस या i पे ऊपर प्लस लगा दीजिए, तो ये हो जाता है अपना धनात्मक पूर्णांक। और इसी प्रकार से z पे माइनस लगा दीजिए या i पे माइनस लगा दीजिए, तो ये हो जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे 5 कैटेगरी ये हो गई, और ये छठी शायद थी, 1, 2, 3, 4, 5 ये छठी कैटेगरी थी। तो इस प्रकार से संख्याओं की 6 कैटेगरी के बारे में हम लोगों ने टोटली डिस्कस कर लिया है। अब उसके बाद कुछ संख्याएं और रह जाती हैं, जैसे प्राइम नंबर, सम नंबर, मतलब सॉरी ऑड नंबर, इवन नंबर, ये चीज़ें रह जाती हैं। तो अब इनको पढ़ने के लिए फिर 9th की या 11th में जो कोई चैप्टर आएगा तो उसमें बता दिया जाएगा। तो ऐसे मुँह ज़बानी थोड़ा सा जो 2 से कट जाती हैं वो सम कहलाती हैं, जो किसी से ना कटे वो प्राइम नंबर। तो इनके बारे में आप लोग इंटरनेट से, यूट्यूब पे कहीं से भी सीख सकते हैं। तो अब अपने पास उतना टाइम है नहीं कि हम लोग इस पे एक लेक्चर और ख़त्म करें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी ठीक ठाक लंबा हो चुका है, आधे घंटे के ऊपर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आधे घंटे तक कंसंट्रेट करना भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। लोग 10-15 मिनट तक अच्छे से लगन से देखते हैं, उसके बाद ऊब लगने लगती है। तो आप लोग भी इसको पार्ट वाइज करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसे आप 10 से 15 मिनट देख लीजिए, उसके बाद रिलैक्स करके फिर से देखिए। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग में ये भी एक समस्या है कि शुरुआत में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा देर तक ऑनलाइन नहीं देख सकते हैं।
तो इसको पार्ट में करके देख लीजिए। तो धीरे धीरे आपकी जैसे हैबिट बनती जाएगी तो आप अगर 1.5-2 घंटे का भी लेक्चर खींच जाता है तब भी कोई आपको टेंशन नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इसको, जो आपके मित्र हैं तो उनको शेयर कर दीजिए, और जो आपके छोटे भाई भी हैं उनको भी शेयर करके कह दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही वो 10th से 11th में आएंगे तो 11th का सारा कंटेंट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो ये काम आप लोग जरूर करवा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा दीजिए, जिससे कि जैसे ही कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और हाँ, इसका जो नोट्स आपको चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल भी, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है सेम लोगो में, जैसा चैनल का लोगो है वैसा ही लोगो वो टेलीग्राम चैनल का भी रहेगा। तो आप लोग वहाँ पे जाइए टेलीग्राम पे, तो प्रेरणा स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कीजिए, तो वहाँ से आप लोगों को वो चैनल मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे डेली अपलोड कर दी जाएंगी, वीडियो अपलोड की जाएगी इधर से, और उधर से PDF भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।